Okay, so we started this chapter, current. कल मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के अंदर रैंडम मूव करते हैं, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। तो सपोज अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन का रैंडम पाथ बनाता हूँ मूवमेंट का, तो मान लो कुछ ऐसा होता है। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज वो बस एक कन्फाइंड रीजन में आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। मतलब नेट मूवमेंट जो है सारे इलेक्ट्रॉन, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन उधर से उधर पहुंच भी जाए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आ जाएगा। लेकिन ये जो है, जब ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है कंडक्टर, लेकिन जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे कंडक्टर को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे एक नेट फोर्स लगना शुरू होगा। हालांकि जब वो बार बार कोलाइड करता है तो उसका एवरेज एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, बट उसके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाता है। अब उसका जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा, ये हल्का सा। तो अगर अपना इलेक्ट्रॉन पे फोर्स मान लो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अभी जो भी उसका रैंडम पाथ था उससे हल्का सा पाथ चेंज होके इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये जो पाथ है ना, यूं हो जाएगा और थोड़ा सा आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन, और अब उतना पीछे नहीं आएगा जितना पहले आ रहा था। कोई मैं बना रहा हूँ जो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हाँ एक रफ आइडिया मिलता है अपने को कि कुछ ऐसा होता होगा। एंड ऑफ द डे जो है इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे निकल गया एंड पॉइंट से। ठीक है? दो चीजें हो रही है, एक तो उसका कुछ आगे मूवमेंट हो रहा है, और एक जो भी रैंडम डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन जो है फोर्स के डायरेक्शन में अलाइन होता जा रहा है। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया। ओके, तो अगर तुम फिजिक्स में दो टर्म पढ़ोगे, एक होता है ड्रिफ्ट और एक होता है डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट तो वो होता है जैसे कि कोई चीज धक्का लग लग के आगे चल रही है, धीरे 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 खिसक रही है, ये होता है ड्रिफ्ट। जो अपन कंडक्टर के अंदर जो करंट पड़ते हैं ना, वो ड्रिफ्ट करंट होता है। एक तुमने सेमीकंडक्टर में देखा होगा, जो डिफ्यूजन करंट होता है वो किस वजह से होता है, कि एक एरिया में किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और दूसरे एरिया में वो एम्प्टी है। जैसे पूरा गैस का सिलेंडर गैस से भरा हुआ, और अगर अपन उसको वहां से उसके रेगुलेटर्स उसको पिंच करते हैं, तो गैस जो बाहर आती है, रश करती है हाईली कंसेंट्रेटेड एरिया से लो कंसेंट्रेटेड एरिया में, तो वो जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है डिफ्यूजन। वो कहलाता है डिफ्यूजन। आगे समझ में ये, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये सब हम लोगों ने कर लिया था। सो व्हाट यू सी हियर इज, जो वीआरएमएस अपन ने निकाला था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 kT/m, निकाला नहीं था, खाली फॉर्मूला दे दिया था मैंने। तो यू सी की आरएमएस स्पीड जो है उसकी, वीआरएमएस, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। एंड जो अपना रिलैक्सेशन टाइम है टॉ, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीआरएमएस है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी हो गया। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वीआरएमएस भी बढ़ेगा।
अगर VRMS बढ़ेगा तो टॉ कम हो जाएगा। ठीक है। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इट इज नियरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे एक नया टर्म डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन VRMS एंड टेम्परेचर एंड द रिलैक्सेशन टाइम। बस उतना ही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इस पे, तो यू शुड नो कि टेम्परेचर के साथ इसका वेरिएशन कैसे होता है। दूसरा है मोबिलिटी। एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर दैट इज इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी कैसे डिफाइन किया है, वी ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट हो ही रहा है क्योंकि अपन ने एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स लगा रखा है ना, यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश किया है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे बैटरी का, उतना ज्यादा करंट फ्लो होता है। और करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू NEA V ड्रिफ्ट। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा वी ड्रिफ्ट होगा। बेसिकली वी ड्रिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो वी आर सेइंग कि कितना वी ड्रिफ्ट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज डिफाइंड बाय न्यू टर्म म्यू विच इज नोन एज मोबिलिटी। इससे ज्यादा इसका कुछ यूज नहीं है, विच इज इक्वल टू I अपॉन NEA इंटू ई। और अगर तुम चाहो तो E को V/L लिख लो, या जैसा भी तुम्हारे को लिखना है वैसा लिख लो। एंड ओके, तो ये हमारे पास आ गया। ऊपर एक मिनट जाते हैं हम। वी ड्रिफ्ट को एक इससे भी रिलेट करते हैं, ई अपॉन एम इंटू टॉप। ये भी याद रख लो, कभी कभी काम में आता है। वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टॉप। और अगर यूं देखा जाए तो वी ड्रिफ्ट अगर वेक्टर है और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वी ड्रिफ्ट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। सो दोनों में से एक चीज हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे वी ड्रिफ्ट इज इक्वल टू, इस रिलेशन को भी यूज कर सकते थे हम लोग। तो म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो ई से ही कट जाएगा, E/m इंटू टॉप। तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे जेई मेंस और नीट में, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कोई टॉपिक इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा। अगर ये दो फॉर्मूले याद है तुम्हारे को, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। One end of the aluminum wire whose diameter is 2.5 mm is welded to one end of the copper wire whose diameter is 2 mm. The composite wires carry a steady current of 6.25 ampere. What is the current densities in aluminum and copper? Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो एल्यूमिनियम का वायर है और एक कॉपर का वायर है। एल्यूमिनियम का वायर का डायमीटर 2.5 mm है और कॉपर का 2 mm है। तो इसको एल्यूमिनियम बोल दो, इसको कॉपर बोल दो। इसका डायमीटर जो है वो 2.5 mm है और उसका डायमीटर 2 mm है। अब ये क्या बोल रहा है, करंट जो फ्लो रहा है वो 6.25 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है। 6.25 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, वो अपने को करंट डेंसिटी जे पूछ रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बात ध्यान रखना। कहने की मतलब क्या है यहाँ पे, कि सपोज करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, राइट, पर सेकंड। मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इस वायर को क्रॉस कर रहे हैं।
तो जितने वायर इधर से जाएंगे उतने ही, जितने इलेक्ट्रॉन कॉपर के वायर से निकलेंगे उतने ही एल्यूमिनियम के वायर को भी क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि करंट जो है वो सेम रहेगा दोनों वायर में। अगर अपने को हमेशा एक चीज देखनी होती है ना कि क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। तो करंट अगर कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी जे कॉपर में क्या हो जाएगी, आई बाय एरिया ऑफ द कॉपर। एंड करंट डेंसिटी एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगी, करंट बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। तो करंट तो है 6.25 और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, विच विल बी पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो तुम्हारे को क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द कॉपर पुट कर दो, डायमीटर ऑफ द एल्यूमिनियम पुट कर दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो इट इज मोर ऑफ द कैलकुलेशन। और इसने यहाँ पे आंसर को पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है आंसर, जो भी है तुम्हारे को उसके हिसाब से करना होगा। ओके, क्लियर हो गया। यस यस सर। As shown in the figure, resistivity of the material is rho. यहाँ पे रो दे रखी है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द फेस ए बी सी डी ए एंड ई एफ जी एच ई एंड फेस सी बी एफ जी सी एंड ए डी एच ई ए। ओके, तो ये क्या बेसिकली पूछ रहा है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं, ये सारे अल्फाबेट्स हटा दूं तो, जैसे कि मान लो कि अपने पास ये एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है। ओके, ये क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है और अलग अलग डायमेंशन दे रखे हैं इसके। जैसे कि इसका डायमेंशन, इसकी हाइट ए है, इसकी विड्थ बी है और लेंथ सी है। तो नाउ रेजिस्टेंस आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये होती है। तो अगर अपने को पूछा जाए कि ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक दे रखा है इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो हम नहीं बता सकते इसका रेजिस्टेंस क्या है अनटिल लेस हमारे को ये मालूम हो कि बैटरी को हमने किस किस एंड से कनेक्ट कर रखा है। हमने बैटरी को किस एंड से कनेक्ट कर रखा है, तभी हम इसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि लेंथ एंड एरिया विल बी डिफरेंट। तो सपोज कर लो ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे फेस है, मैं एक एंड बैटरी का इधर से कनेक्ट करता हूँ और दूसरा एंड इस फेस से कनेक्ट करता हूँ। इस केस में क्या हो जाएगा, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ सी हो जाएगी। इस केस में लेंथ क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। और इसका जो एरिया है ना, वो ये वाले फेस का एरिया हो जाएगा, राइट, ये वाले फेस का एरिया हो जाएगा। तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा ए इंटू बी। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो सी बाय एरिया इज ए बी। और अगर अपन इसकी जगह ऐसा करते, ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस इधर अगर बैठ, तो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो इधर देखो, जब इन दोनों फेस को, व्हाइट वाले जो फेस है उसको कनेक्ट किया, तो अपने जो करंट का फ्लो होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो दिस विल बी द लेंथ। और इस एरिया को काटेंगे, इस एरिया को काटेंगे अपना, इसीलिए ये इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। और अगर अपन ये येलो वाले फेस पे कनेक्ट किया है तो करंट का फ्लो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। करंट का फ्लो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो जो लेंथ होगी अपनी वो क्या बन जाएगी, ये वाली, ये अपनी लेंथ बन जाएगी। तो अब लेंथ अपनी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। और एरिया जो है अब वो इसको काटेगा, इसको काटेगा। तो जो अपना एरिया है वो ये वाला हो जाएगा। तो ये तो लेंथ हो गई सी, ये पूरी लेंथ हो जाएगी सी, और ये है बी, एरिया हो जाएगा सी इंटू बी। तो आर क्या हो जाएगा, आर भी रो एल की जगह ए अपॉन एरिया विल बी सी बी, ये हो जाएगा आर।
ठीक है। तो मतलब बेसिकली देखो, अभी आप अपना तीसरा एक और फेस है, ये आगे और पीछे वाला फेस भी है। आगे वाला फेस है ना, ये वाला, ये वाले फेस भी है अपने पास। अगर इससे कनेक्ट करते अपन, तो अपनी लेंथ बी हो जाती। यहाँ पे लेंथ सी है, यहाँ पे लेंथ ए है। और अगर ऐसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाने वाला, एक बार तो करंट यू जा रहा था, एक बार करंट यू जा रहा है, एक बार तो लेफ्ट से राइट जा रहा है, एक बार नीचे से ऊपर जा रहा है, एक हो सकता है आगे से पीछे ले लो, तो उसमें लेंथ भी हो जाएगी, और तुम्हारा एरिया जो है वो एसी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कौन से दो फेज के अक्रॉस तुमने अपना बैटरी लगाया। क्लियर है? उतार लो इसको। हो गया सर। हो गया, चलो आगे चलते हैं। द cylindrical tube of length L has inner radius B, तो आउटर रेडियस नहीं, outer radius B and inner radius F. What is the resistance of the tube between its end, its inner and outer surface? Resistivity of its material is rho. तो इस बार क्या किया है यहाँ पे, सिलेंडर क्यूबिकल ना लेके सिलेंड्रिकल सरफेस शेप ले लिया अपन ने। क्या हो रहा है? चलो जैसा भी है। तो यहाँ पे क्या है, इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। तो अगर अपन ने इसके अक्रॉस कनेक्ट किया है बैटरी को, तो सवाल बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि लेंथ सीधी सीधी ही हो जाती है। अगर ये लेंथ एल है, तो लेंथ सीधी सीधी हो जाती है, और एरिया जो है ना, ये जो सॉलिड वाला पार्ट है वो है। तो अगर अपन सामने से देखेंगे तो अपने को कैसा दिखेगा, ये आउटर सर्कल रेडियस बी का, और ये इनर सर्कल रेडियस ए का। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया इज पाई आर स्क्वायर, विच विल पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आई सजेस्ट कि जेई मेंस में या नीट में तो आने से रहा, एडवांस में जरूर आ सकता है, बट यू कैन रिमेम्बर दिस रिजल्ट जो अभी मैं करवा रहा हूँ। मैं अभी सिलेंडर थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी। ये इनर रेडियस ए दे रखी है, आउटर रेडियस बी दे रखा है। इस बार बैटरी को कैसे कनेक्ट किया? इनर सरफेस और आउटर सरफेस से कनेक्ट किया, राइट? ऐसे कनेक्ट किया बैटरी को। तब जो करंट जो है ना, वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और चारों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, चारों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इट्स लाइक अगर तुम सिलेंडर को ऊपर से देखोगे, यहां से, तो करंट जो है ना, इस सरफेस से बाहर के सरफेस की तरफ, या बाहर के सरफेस से अंदर के सरफेस की तरफ, करंट का फ्लो रेडियल है, करंट का फ्लो रेडियल है। तो अगर मैं कोई भी ऐसा एक सिलेंडर यहां पे कंसीडर करूं, जिसकी रेडियस आर हो और जिसकी थिकनेस डी आर हो, जिसकी रेडियस आर हो और जिसकी थिकनेस डी आर हो, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे कलेक्ट, यहाँ से मेरे को दिख रहा है वो सिलेंडर, इसकी रेडियस आर है और इसकी थिकनेस डी आर है। तो तुम करंट को जो फ्लो होते हुए देखोगे, तो तुम देखोगे करंट कितनी लेंथ को क्रॉस करके जा रहा है इस सिलेंडर के लिए। करंट जो क्लोज लेंथ को क्रॉस कर रहा है वो डी आर है, और जो एरिया वो क्रॉस कर रहा है करंट, वो क्या हो गया? वो सिलेंडर का सरफेस एरिया हो गया। वो एरिया कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर एल। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को क्रॉस कर रहा है, राइट? तो ये जो मैंने छोटा सा सिलेंडर यहाँ पे सिलेंड्रिकल एलिमेंट बनाया है, हॉलो सिलेंडर, मैंने हॉलो सिलेंडर बनाया है जिसकी रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है, पतली सी शीट जैसा है ना। तो जब करंट उसको क्रॉस कर रहा है, तो जिस लेंथ को करंट काट रहा है वो लेंथ तो डी आर है, और जिस एरिया को, सरफेस एरिया को करंट क्रॉस करके जा रहा है, तुम देख लो पूरा कर्व सरफेस एरिया जो है, ये पिंक कलर का सिलेंडर बनाया है, तो जो पूरा कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, उसको करंट काट के बाहर जा रहा है, विच इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एल। तो ये जो सिलेंडर मैंने बनाया उसका रेजिस्टेंस ई आर कितना हो जाएगा? रो एल की जगह डी आर अपन सरफेस एरिया की जगह 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे जैसे अपन सिलेंडर बनाते जाएंगे ना, तो ये छोटे 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 सिलेंडर सर्कल बनाता रहूं, तो इन सब के छोटे छोटे रेजिस्टेंस बनते जाएंगे। और क्योंकि सब में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये सारे रेजिस्टेंस एक तरह से किसमें हो गए? सीरीज में हो गए। ये सारे रेजिस्टेंस एक तरह से कितने हो गए? सीरीज में हो गए। अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन तुम सबको मालूम है कि जब, क्योंकि तुम सब लोग ये पढ़ चुके इस चैप्टर को, कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, R1 R2 R3 R4, तो अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, है ना? तो ये भी सारे रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, तो इनका अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सिंपली इनको ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब है इंटीग्रेशन करना। तो ये ऐड कर दिया, सबको इंटीग्रेट कर दिया। और रेजिस्टेंस, रेडियस जो है सिलेंडर का, वो इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस क्या है? बी है। तो रेडियस कहां से कहां तक वेरी कर रही है? ए से लेके बी तक जा रहा है। तो यू कैन से दैट आर इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल, तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर। एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाय आर क्या होता है? एल एन ऑफ आर
रो अपॉन 2 pi L ln of R, limit is from A to B, which will be रो अपॉन 2 pi L ln of B by A। ये आ गया इसका आंसर। समझ लो, जेई एडवांस के लिए तो प्रिपरेशन के लिए इस पूरे इंटीग्रेशन को समझ लो। जेई मेंस और नीट के लिए क्या करो, सिंपली इस रिजल्ट को मार्क करके याद कर लो। कोई तुम्हारे को एग्जाम में डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। स्टार मार्क करो और रिजल्ट को याद रखो, एग्जाम में डिराइव करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे। बाकी सबने उतार लिया क्या? एक मिनट, बाकी नहीं सबको सर, उतार। एक सेकंड। हो गया। हो गया सर। अजी तेरा हो गया? हाँ सर, हो गया। यहाँ पे मैं कुछ अलग तरीके से कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं इसलिए इस तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक रेजिस्टेंस इन सीरीज सिखाया नहीं था। सो आई एम यूजिंग द E इज टू रो जे एंड E इज टू माइनस डी बाई डी एक्स वाला प्रिंसिपल यूज करके मैं उससे निकालने की कोशिश करूँ। देन फाइनली आई एम यूजिंग द रिजल्ट R इज टू V बाय A। एनीवे वन एंड द सेम थिंग है रिजल्ट। वो कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है कि सारे रिजल्ट एक ही तरीके से आते हैं। सो यू कैन ऑल्सो लुक इनटू दिस डेरिवेशन ऑल्सो, जो मैंने किताब में कर रखा है। वन एंड द सेम थिंग, नॉट डिफरेंट, कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ये 3D फिगर अच्छा बना रखा है, सो यू कैन डू द विजुअलाइजेशन ऑफ इट। नाउ ओम्स लॉ। सो हमारे पास जो आया I is equal to NEA V drift, and V drift is electronic charge into electric field divided over mass M। ये जो दो रिजल्ट आए थे हमारे पास, कौन से दो रिजल्ट, या जो भी रिजल्ट है वापस से लिखता हूं ताकि तुम्हारे को याद हो जाएंगे। I is equal to NEA V drift, V drift is equal to E by M, and सो अगर लेंथ L है, E की जगह पर लिख लेते हैं टॉप। दिस इज इक्वल E V by L M इंटू टॉप। अगर कंडक्टर की लेंथ L है, कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V है। ओके, एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ है। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास है।
वी ड्रिफ्ट का फॉर्मूला एंड आई का फॉर्मूला, ओके, ये दोनों तो अच्छे से याद होने चाहिए कम से कम हमारे को। देन व्हाट हैपेंस इज, हम इससे आई निकालेंगे। आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो हम यहां से अगर आई की वैल्यू देखेंगे तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए, वी ड्रिफ्ट की वैल्यू पुट करूंगा तो मैं ई वी बाय एम एल इंटू टॉ। So this is equal to n e square a tau by m l into v. n e square tau a by ml, n e square tau a by ml, ये अपना ये टर्म आ गया। So I can write v is equal to I into ml upon n e square a tau, जिसको मैं ले सकता हूं I into m upon n e square tau l by a। दिस टर्म इज नोन एज रेजिस्टेंस, और ये जो टर्म है इसको बोलते हैं रो, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे जो है तुम्हारे को क्या पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड द रिलैक्सेशन टाइम, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द एरिया ऑफ द कंडक्टर। और जो रेजिस्टिविटी है, जो प्योरली मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सब मटेरियल के लिए सेम होता है। व्हाट इज डिफरेंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड टॉ, रिलैक्सेशन टाइम, कि दो कोलिजन के बीच में, एवरेज कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम कितना है। ओके, रिमेंबर दिस रिजल्ट, खास करके जेई एडवांस के लिए इस रिजल्ट को भी मॉडिफाई करके सवाल पूछे जा सकते हैं। एक थ्योरेटिकल कंडक्टर बना दे जिसमें इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा चार्ज कैरियर हो, जिसका मास अलग होगा, उसका चार्ज अलग होगा, और उसके लिए कुछ अजीब सा नंबर डेंसिटी डिफाइन कर दिया पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ओके, नीट और जेई में मेंस में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हो गया ये। So resistance is defined as rho L by A. Now अगर तुम किसी रेजिस्टेंस की लेंथ को डबल कर दोगे, ठीक है, वो सामने दिख रहा है, R is equal to rho L by A. If you double the resistance, oh sorry, if you double the length, resistance will be double. If you double the area, resistance आधा हो जाएगा, because R is directly proportional to L and R is inversely proportional to the area. तो लेंथ डबल करने का क्या मतलब है, उसको खींचना नहीं है। लेंथ डबल करने का मतलब है दो वायर सेम लेंथ के अपन ने कनेक्ट कर दिया। बेसिकली आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेच इट टू एल इज टू 2L। अगर गिवन मटेरियल के वायर का लेंथ L का वायर का रेजिस्टेंस बनाया और लेंथ 2L के वायर का रेजिस्टेंस बनाया, तो 2L के वायर का लेंथ का रेजिस्टेंस लेंथ L वायर के रेजिस्टेंस से डबल होगा, प्रोवाइडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। या सेम मटेरियल सेम लेंथ का वायर लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो एरिया ए का रेजिस्टेंस अगर आर है तो 2A वाला जो वायर होगा उसका रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, ये मतलब है। क्लियर है। टेम्परेचर, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, यहां से हमारे को मिला, यहां से जो R आया ना उसके फॉर्मूले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ है, एंड टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T।
तो क्या हो जाता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर टी, या रो इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर टी। यानी कि कंडक्टर के केस में इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, the resistance increases, the resistivity also increases. आ गया समझ में? यस सर। आर के फॉर्मूले को वापस से देखते हैं। आर इज इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। ओके, क्लास ओवर हो जाएगी अभी, तो मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा। व्हाट आई वांट टू से इज, अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टॉ तो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। एक और चीज है यहाँ पे, एन, n is the number of charge carriers per unit volume, that is electron। तो जब अपन हीट करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी एटम के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आ जाएंगे, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए, बट वो इफेक्ट बहुत नेग्लिजिबल है कंडक्टर्स में, और सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज्यादा। तुम लोग सेमीकंडक्टर का चैप्टर शायद कर चुके हो, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। वहां पे क्या होता है, चार्ज करियर जो है ना वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं, और कंडक्टर्स में उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। तो कंडक्टर पे एन का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, ध्यान रख लेना रेजिस्टेंस के लिए। तो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट।